साथियों नमस्कार। फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने चैनल SRG एकेडमी पर। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो गणित का प्रतिशत टॉपिक पूरा समाप्त होने के बाद लाभ हानि के पिछले 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और 7वीं क्लास के आज के बहुत महत्वपूर्ण सवालों की शुरुआत होने जा रही है। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 20-22 मिनट का जो भी वीडियो बने आप लोग पूरा देखना। पूरा देखने के बाद फिर एक बार जरूर कमेंट करना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। अगर आपको ना समझ में आए तब हमसे कहना कि सर जी नहीं समझ, मैं अपना तरीका बदल लूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं बिना कुछ समय बिताए क्लास आपकी शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल देखिएगा बेटा, एक बात आप वैसे भी जानते होंगे कि फिर से आपको बता दें कि जैसे अगर कोई भी वस्तु जो खरीदी जाएगी यानी जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। क्रय मूल्य जो है प्यारे बच्चों वो 100% होगा। सीपी जो है वो 100% होगा। कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होगा, 100% होगा। अब आपको पता है अगर लाभ है तो इसमें जुड़ेगा। अगर लाभ है तो याद रखना लाभ हमेशा इसमें जुड़ेगा, ठीक है। लाभ परसेंट है तो इसमें जुड़ेगा। और अगर हानि है तो याद रखना अगर सीपी 100% है तो याद रखना अगर हानि परसेंट है तो इससे घटेगी। हानि जो है वो इससे घटेगी। इतनी चीज आपको नॉर्मली याद ही रखनी है। इस चीज को याद ही रखना, अगर लाभ है तो जुड़ेगा और हानि है तो घटेगी। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है आज का और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को देख रहे होंगे और आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे। कुछ बच्चे लगा भी रहे होंगे। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग 8% की हानि पर। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई? कितनी मात्रा हानि पर बेची गई? बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे और आप लोग समझना भी चाहेंगे। बेटा देखिएगा एक मेथड होता है जिसपे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन का मतलब होता है जैसे अगर हम कोई वैल्यू ले लें, m है, m1 है, कोई वैल्यू इस पे प्रॉफिट मान लीजिए मैं कह रहा हूं m1 है, और कोई दूसरी वस्तु है उस पे प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कहते हैं m2 है, और कहते हैं इस पे कुल जो प्रॉफिट ओवरऑल है वो m है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें जब एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन का मतलब होता है इन दोनों का जो अंतर होगा। अब मान लीजिए m1 से अगर हम m घटा दें यानी m1 माइनस m, ठीक है, और रेशियो अब m1 से ये घटाए तो ये हो जाएगा m माइनस m2, यानी कुल मिलाकर इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो ये हमारी प्रारंभिक मात्रा का रेशियो आता है। और क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो ये क्रय मूल्य में प्यारे साथियों ये क्रय मूल्य का रेशियो आ जाता है। ये किसका रेशियो आता है? क्रय मूल्य का रेशियो आता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक को 10% लाभ पर बेचा गया, एक को 15% लाभ पर बेचा गया, एक को 10% लाभ पर बेचा गया, एक को 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों के आगे प्लस का हम निशान लगाएंगे। आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों को ही लाभ पर बेचा गया। अब ओवरऑल लाभ मान लीजिए हम कह रहे हैं 13% का है। आप कहोगे यस सर, ओवरऑल कितने परसेंट का है? 13%। और दोनों के क्रय मूल्यों का अगर अनुपात देखें तो 15 से 13 घटाओगे प्यारे बच्चों 2 होगा, और 13 से 10 घटाओगे तो 3 होगा। ये इनके क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। जरा एक बार लाभ और एक बार हानि का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अगर हम कहें दो वस्तुएं हैं, इनमें से एक को 8% लाभ, आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप 8% लाभ मैंने यहां पर कर दिया। कहते हैं एक को 8% लाभ है और बेटा कहते हैं दूसरे को 10% लॉस पर। अब आप ये बात याद रखना, अगर लॉस है तो यहां पर नुकसान है, हानि है, तो यहां पर माइनस जरूर लगा देना। अब कहते हैं ओवरऑल उस व्यक्ति को, एक को 8% लाभ पर, दो वस्तुएं हैं, एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, और कहते हैं ओवरऑल उसे 2% हानि हो गई। तो 2% हानि है तो बेटा यहां पर -2% लिखना होगा। इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा। अब जरा देखिए कि अगर हम देखें कि इससे 8 से 2 घटाएंगे,
अगर हम 8 से 2 घटाएंगे तो बेटा ये घटेगा नहीं, क्योंकि 8 से 2 घटाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 8 से -2 घटाइए, 8 से -2 घटाइए, तो बेटा जैसे ही -2 घटाओगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। 8 और 2 10, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 10। अब इससे -2 से -8 घटाइए, तो -2 से -8, तो यानी -2 + 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 8। यानी कुल मिलाकर अगर कोई दो वैल्यू हैं और उनका मीन वैल्यू, अगर हम कहें औसत वैल्यू, मध्य वैल्यू दी हो, उसको बीच में लिख लेते हैं और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे लिख के और उनका अंतर निकालते हैं, तो क्रय-मूल्य का रेशियो आता है, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए बेटा, इसको देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसको कायदे में समझेंगे। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा। आप कहोगे यस सर। अब 50 किलो गेहूं बेचा, जिसका 1/15% लाभ पर बेचा। लाभ है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 15% लाभ है। आप बिल्कुल ये कर दोगे, बिल्कुल ठीक है। 1/15% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग को 8% हानि पर बेचा गया। आप तुरंत क्या करोगे, -8। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 8% की हानि है। अब उसका शुद्ध लाभ, बेटा लाभ है इसलिए ये 12% होगा, तो यहां पर ये प्लस का 12% लिखना होगा। आप कहोगे यस सर, मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा और मुझे भी उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है। अब बेटा देखिएगा कि अगर हम देखें कि 15 से अगर हम 12 घटाएंगे, 15 से 12 घटाएंगे, बेटा यहाँ पर बनेगा 3। परसेंट से परसेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 से -8 घटाएंगे, तो 12 से बच्चे -8 घटाएंगे, तो 12 से 8 घटाते तो 4 हो जाता, लेकिन -8 घटाएंगे इसलिए ये क्या बनेगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 20 हो जाएगा। इनके क्रय मूल्यों का जो रेशियो बनेगा वो 20:3 बनेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर अब उसने कितने किलोग्राम गेहूं बेचा था, आप कहोगे सर जी 50 किलोग्राम, तो यानी 20 और 3 23, 20 और 3 23, कुल मिलाकर उसके हिसाब से जो कुल मात्रा है वो कितनी है, 23 है। उसके हिसाब से कुल मात्रा कितनी है, 23 है। लेकिन अब वो कह रहा है हानि पर तो हमने माइनस वाला बेचा, और हानि पर बेचा यानी वैल्यू पूछ रहा है वो 3 की। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3 की, और कुल मात्रा कितनी है, 50। 50 से गुणा करा दो। आप कहोगे बिल्कुल सर, मेरे बहुत अच्छे से समझ में आया है। 23 दूना 46 और बच्चे कितने, 4। 23 एकन 23 और 23 एकन 23। जरा देखिएगा, 21 63 6.3 के पार कुछ आंसर बनेगा। बात खत्म, मेरा 6.52 kg आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। बिल्कुल आसानी से बात है कोई बड़ी बात नहीं है। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% के हानि पर यह वस्तु बेची। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान किया। देखो रवि है भैया, कौन कौन है, रवि है भैया, कौन कौन है सवाल में, एक तो हमारे भाई साहब हैं, रवि हैं। आप कहोगे यस सर। रवि ने 10% के लाभ पर वस्तु, राजू ने, नहीं 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 भाई, राजू है पहले कौन है, राजू पहले राजू हैं। अब राजू ने रवि को बेचा है, यानी राजू ने इसे बेच दिया रवि को। राजू ने किसको बेच दिया, रवि को। अब क्या कह रहा है कि राजू ने रवि को बेचा और रवि ने भी अपने पास नहीं रखा, रवि ने दे दिया रामू भैया को। किसको बेच दिया, रामू को बेच दिया। बस अंतर इतना है कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर बेचा। अब राजू ने रवि को जब 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब ये हो गया कि राजू ने रवि को बेचा है 110% पर। आप कहोगे यस सर। अब राजू ने रवि को 10% और रामू ने किसको, और रवि ने रामू को 10% हानि, तो बेटा 100% से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि राजू ने रवि को 10% लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ोगे 110। रवि ने रामू को 10% हानि पर। आप कहोगे सर जी इसने तो 90% पर बेचा होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। अब रामू ने इसके लिए कुछ पेमेंट किया है, पेमेंट 1485 है। पेमेंट किया है 1485 रुपये का।
आप कहोगे बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु, यानी राजू ने, किसने, राजू ने, और तो रवि को राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची, यानी अब ये कह रहा है राजू ने रवि को, तो कुल मिलाकर बात ये है, देखो इसको आप दो मेथड से लगा सकते थे। एक तो आप इसमें लगा दो तो सक्सेसिव कि 10% लाभ और 10% हानि का मेथड आप लगा दीजिए। जब 10% यानी कुल मिलाकर ये वैल्यू जो बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी इसकी 99% की। वैसे हम आपको पूरा बेसिक बता दे रहे कि देखिए राजू का अगर हम 110% की भिन्न होती है 11/10, 110% यानी 11/10 में गुड़े, और रवि ने 90% पर बेचा है तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो 9/10 और इक्वल हो जाएगी। अब जरा इसको देखिएगा, 11 से अगर हम देखेंगे तो डिवाइड करेंगे, 11 एकन 11, 3, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 9 से डिवाइड करिए 15 नेमा 135 होते हैं। अतः राजू की अगर हम बात करें तो राजू ने इसके लिए पेमेंट क्या होगा, 15 और 3 0। प्यारे बच्चों 15,000 कोई ऑप्शन में है क्या, आप कहोगे 15,000 तो नहीं है लेकिन 1500 है, तो यहाँ पर भी 1500 ही होगा क्योंकि 90% की भिन्न जो होती है वो 9/10 होती है। बस ये मैंने गलत कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर कोई बात नहीं, ये भी 1500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला, अच्छा इसमें एक और लगा सकते थे कि जब कोई व्यक्ति एक बार 10% लाभ है, दूसरी बार 10% हानि है, तो इसका मतलब ओवरऑल उसे 1% की हानि हुई है। अब 1% हानि का मतलब हो गया कि 99%। अब 99% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1450 ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 99 को डिवाइड करें, 99 एक 99, और आपको पता होना चाहिए 99 का अगर देखोगे तो ये 15 बार भाग जाएगा स्पष्ट रूप से। आपको कहोगे सर जी आपको कैसे पता, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो 100 का अगर हम पढ़ेंगे तो 100 का 15 बार होता है 1500, और 1500 से 15 घटा दो तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1485, और 100% की वैल्यू निकालेंगे 1500। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। अगर ये भूल जाओ तो ये तो अपना फिर पुराना मेथड है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक छूट गया क्या, ये अच्छा इसको 2 नंबर, एक क्वेश्चन कौन सा छूटा है, अच्छा ये, हाँ भाई ये क्वेश्चन छूटा था, कोई नहीं ये क्वेश्चन छूटा है। देखिए पहला क्वेश्चन छूटा था भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्योंकि 2 लग गए, पहला छूटा है तो पहला लगवा दे रहे। एक व्यक्ति ने 80 कलम 80 रुपए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बात परसेंट की आ जाया करे तो हमें इन कीमत बीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति ने 80 कलम खरीदे और उसने क्या किया, 40 कलमों को 20% की हानि पर बेच दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेच दो भाई। यदि उसे सभी कलमों पर मिलाकर 20% का लाभ भी अर्जित कर लिया है। अच्छा एक बात बताइए, उसने 80 कलम बेचे हैं और उसने कितने कलम बेचे हैं, 80, कितने बेचे हैं, 80, उसने 40 कलमों को 20% की हानि पर बेचा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, उसने 40 कलमों को बेचा 20% की हानि पर। आप कहोगे सर जी इसमें कोई शक नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इसने इन कलमों को जो बेचा है वो 80% पर बेचा होगा। आप कहोगे यस सर, इसका मतलब 40 कलमों को बेच दिया उसने 32 रुपए में। अब क्या कह रहा है, यदि सभी कलमों पर मिलाकर उसे 20% का लाभ हो, 20% यानी सभी कलम कितने थे, 80, और वो सभी कलमों पर 20% का लाभ का मतलब हो गया कि परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, 12 8 96। आप कहोगे यस सर, यानी तो शेष कलमों को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। एक बात बताइए, देखो थोड़ा सा हम इसको एक लाइन इरेज करके नीचे लिखते हैं, जरा समझिए। 40 कलमों को उसने 20% लॉस पर बेचा है, नहीं 80, और टोटल उसने जो 80 कलमें बेची हैं वो उसने 120% पर बेची हैं। आप कहोगे जी सर, अब जो 120% पर बेची, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, यानी 96 रुपए में। आप कहोगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आपके अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब देखिए टोटल कलमें थी 80, टोटल कलमें कितनी थी, 80, मेरे पास 80 कलम थी। इन 80 में से
मैंने इन 40 कलमों को 20% के नुकसान पर बेच दिया, यानी 32 रुपए की बेच दिया, यानी और टोटल 96। यानी अब हमारे पास जो कलमें बची हैं वो बची हैं 40। कलमें कितनी बची हैं? 40 रुपए की। जबकि हमारी जेब में आने चाहिए थे 96 रुपया, आ चुके हैं 32 रुपया, यानी 6 में से 2 गए 4 बचे और 9 में से 3 गए 6। हमें रुपया चाहिए 64, यानी अब हम 40 रुपए की चीज को 64 रुपए में बेचना चाहते हैं। यानी कितने रुपया बढ़ा के बेचना चाहते हैं? आप कहोगे सर जी मात्र 24 रुपया। और कितने में से? तो 40 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100। चलो इसको नहीं लेते हम, इसका में इस कलर को सेलेक्ट किया ले रहे। अब जरा देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100 और 2 से डिवाइड करोगे 12, आंसर हो जाएगा 12 पंचे 60%। ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो, वैसे ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। अब सवाल नंबर होगा 3 लग गया, चौथा। बेटा देखिएगा, ये सवाल अगर आपसे देखना है तो कल वाला वीडियो यानी प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उस 5वें पार्ट में मैंने ये सवाल लगवा रखा है, इसलिए ये फिर से आ गया इसमें, तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हो पिछला वाला कॉन्सेप्ट उठा के। इसको देखिए, एक असाइनमेंट का 3/4 भाग 8% के लाभ पर और शेष को 4% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 600 रुपये, बड़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो असाइनमेंट का कुल मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। मेरे भाई 3/4 भाग यानी 3/4 भाग, बेटा 3/4 की अगर हम बात करें, आप ये बात समझ रहे होगे कि 3/4 भाग को उसने 8% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4, अच्छा आपको पता है 4 का मतलब होगा 400%, 3 का मतलब हो गया 300%, कोई वैल्यू 4 है तो 4 का मतलब 400%, 3 का मतलब 300%। अब उसने क्या किया कि 3/4 यानी 4 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 3। अब इस 3 को उसने क्या किया है, कितने परसेंट? आप कहोगे सर जी 8% के लाभ पर बेच दिया, यानी 8 तिया 24, यानी इसने कुल मिलाकर जो लाभ कमाया है वो 24%, यानी टोटल देखा जाए तो 8 यानी 0 पॉइंट यानी 24 पैसा, 24% आप कह सकते हो। आगे क्या कह रहा है, शेष को उसने क्या किया है, 4% की हानि पर बेच दिया। शेष को बेटा 4% की हानि, शेष इसमें बचेगा कितना? आप कहोगे सर जी अब जब 4 में से 3 घटा दोगे तो शेष 1 ही तो बचेगा। अब इसको उसने 4% की हानि पर बेचा है। अब जब इसको उसने 4% की, ये प्लस लगा दो, और जब हानि पर बेचा है तो इसका मतलब हानि हो गई माइनस के 4%। अब जरा देखिएगा कि यदि कुल लाभ 600 रुपए का है, एक बात बताइए, हमें पता चला है कि मुझे 24% का लाभ हो रहा है, यानी 24 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए के बच्चे? 24 रुपए का, और 4 रुपए की हानि हो गई। तो सूखा सूखा अगर हम देख लें तो लाभ मेरा बचेगा 20 का। लाभ कितने का बचेगा? 20 का। बेटा अब जैसे ही हम 20% को देखेंगे तो 20% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपया। 20% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपया। अभी हम दूसरे तरीके लगा देंगे, अगर थोड़ा कैलकुलेशन अगर लगे तो। अब हमें वैल्यू पता किसकी चाहिए? क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। कह रहा है असाइनमेंट का मूल्य यानी 4, और 4 का मतलब होता है 400%, यानी हमें 400% की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे 600 बटे में 20 और गुणे में 400, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 30 और 4 तियो 12, कहीं पर है 12,000। आप कहोगे यस सर, ये रहा आपका राइट आंसर, यानी 12,000। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं आपको किसी दूसरे मेथड से भी समझा सकता हूं। आप सिंपल सा मानिए 3/4। 3/4 का मतलब होता मेरे भाई मेरी बहनों, आप इसमें अच्छे से समझिएगा कि 3/4 का मतलब हो गया 3/4, यानी वस्तु कितने खरीदी गई? 400 की। कितने में? और 4 यानी 400 में से 300। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको 8% लाभ पर बेचा जा रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे लाभ, इसमें अगर हम देखेंगे लाभ है 8%। बेटा जैसे इसका 8% निकालोगे तो लाभ होगा सीधा सीधा 24 रुपया। अब 400 रुपए वाली वस्तु को
300 निकल गए, 400 में से अब 300 निकलेंगे, 400 रुपए की थी, 300 निकल गए, बचे कितने 100। अब उस 100 रुपए में क्या किया जा रहा है, यानी शेष जो बचा है, यानी इसमें से जो शेष बचेगा वो बचेगा मात्र 100। अब उस 100 को क्या किया जा रहा है, 4% हानि है ना, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब इसमें हानि कितने की हुई, 4 की, बचा कितना है, यानी 24 रुपया लाभ, 4 रुपए हानि, यानी 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का, 20 का, यानी लाभ कितने का हुआ, 20 का। इस 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर जी 600 रुपया। ठीक है, अब जब 20 की वैल्यू 600 है बेटा, जैसे ही आप 400 की वैल्यू निकालोगे 12,000 आ जाएगा आपका ये आंसर। तो मुझे ख्याल से ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, 16 पेनों का मूल्य 11 पेंसिलों के, बेटा एक बात याद रखना, यहाँ 11 नहीं है, ये 21 है। ये जो है ये है बेटा 21। यहाँ पर थोड़ी सी आप कहोगे सर जी इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है, आप इसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ से ये 21 है, ये रहा और ये लिख लिया मैंने, अरे बाप रे ये तो बहुत मोटा लग गया यार। 21 हिंदी में आपने कितने लोगों ने पढ़ा है, हंसपद, हंसपद पढ़ा है ना, ऐसे करके ये और ये। एक आता है हिंदी में जब पढ़ोगे, गुरु कामता प्रसाद के 20 विराम चिन्ह, उसमें आता हंस पद, जब कोई पद छूट जाता है तो उसके ऊपर लगा देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं 21। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको समझते हैं। हाँ, 16 पेनों का मूल 21 पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल, इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ है पेन और एक तरफ है आप कहोगे पेंसिल। सर मैं कहूँगा यस सर। देखिए पेन और पेंसिल है, 16 पेन का मूल्य और 21 पेंसिलों का, यानी 16 पेन है। तो याद रखना, अब आप जब दो वैल्यू आपस में बराबर हो, जब दो वैल्यू आपस में बराबर, वैल्यू पलट दो, यानी बराबर हैं, तो पेंसिलें, पेंसिल के नीचे लिख लो 16 और पेन हो जाएगा 21। आप कहोगे सर मेरे बिल्कुल समझ में आ गया है। यानी 16, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट बता रखा है। अब 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है यदि पेन की कीमत में 100/3, बेटा ये परसेंट था, 100/3% की कमी की जाती है। 100/3% की कमी करने का मतलब हो गया, 100/3% का मतलब हो गया 1/3। अब 1/3 का मतलब हो गया, कोई वस्तु 3 रुपए वाली है, उसमें कमी हो गई 1 की, 3 वाली है कमी हो गई 1 की, 3 की है तो कमी होगी, तो बची कितनी, 2 की, यानी इसको बेचा जा रहा है 2/3, यानी इसकी कीमत, इसको 2/3 गुना किया जा रहा है। तो बेटा जैसे ही इसमें हम 2/3 का गुणा करेंगे, इसमें 21 में जैसे ही 2/3 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, यानी पेन की कीमत घटकर रह गई 14, जबकि पेंसिल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आप कहोगे यस सर। अब जरा देखिएगा, क्योंकि इसको भाई इसको कितने परसेंट, 100/3%, अब इसका 100/3% जब कम करेंगे, इसका मतलब इसका 2/3 गुना करेंगे, और इसका 2/3 गुना होगा 14। आप कहोगे सर जी मेरे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब जरा देखिए, हाँ, और एक पेंसिल का मूल्य वही रहता है, पेंसिल का मूल्य वही रहता, मैंने वही कर दिया। तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य, 9 पेन, यानी इसमें बेटा 9 का गुणा कर दो, 9 पेन और कितने, 5 पेंसिल। आप, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। 14 नेमा आप कहोगे 126 और 16 पंचे 80, 14 नेमा 126, यानी इसकी जो कुल कीमत बनेगी वो 126 बनेगी और इसकी कीमत बनेगी 80। और आपको पता है 126 में जैसे ही 80 जोड़ेंगे तो यानी कुल कीमत बनेगी 206 रुपया। कुल कीमत कितनी बनेगी भाई, 14 पेन की कीमत 21 रुपया थी, इसका 2/3 क्या 14 हुआ, पेंसिल वही रही। अब ये 9 बेची गई तो 14 ने 126 रुपया कीमत इसकी हो गई, ये 5 हो गए तो 16 पंचे 80 ये हो गया। और जब हम देखेंगे टोटल कीमत 206, अब 206 की जो वैल्यू है वो है 103 रुपया। आप कहोगे ठीक है सर, क्योंकि इसने बता रखा 103। तो 2 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या है। अब इसने देखिए जो 2 पेन है ना, अब हमें कमी हुई मतलब नहीं, हमें इससे लेना देना है, इससे। तो 2 पेन, तो 2 पेन का मतलब हो गया 21 दूना 42, क्योंकि एक पेन की कीमत है 21 रुपया, तो 21 दूना 42, यानी
अब पूछ रहा है 2 पेन, यानी एक पेन कितने का है 21 का, एक पेन कितने का 21, 21 दूना 42, और 3 पेंसिल तो यानी 16 तिया 48, यानी 2 में गुणे 21। आप कहोगे सर जी 2 में गुणे 21 क्यों हुआ? क्योंकि पेन है 2 और एक पेन की कीमत है 21, और प्लस पेंसिल कितने की है 16 रुपए की। कितनी पेंसिलें चाहिए? तो 2 पेन और 3 पेंसिल, यानी 3 में गुणे 16, यानी कि 21 दूना 42 और 16 तिया 48। 42 और 48 प्यारे बच्चों होता है 90, यानी कुल मिलाकर हमें जो वैल्यू चाहिए है वो 90 की चाहिए है। तो आपको पता है अगर हम 206 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2, क्योंकि ये आधा है, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 90/2, यानी आंसर हो जाएगा 45। आप कहोगे सर जी कहीं ऑप्शन में है? आप कहोगे यस सर, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला सवाल, 15 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 12 सेबों पर छूट। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। 15 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 12 सेबों पर छूट 4 सेबों पर लाभ के बराबर है। लाभ 4 सेबों पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच प्रतिशत अंक का अंतर कितना है? भैया बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के बैठ जाओ एकदम से, ये एग्जाम में आएगा, 100% आने वाला सवाल है। अब देखिए 15 सेबों का क्रय मूल्य, यानी 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है वो 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलो हाँ या ना? तो ना तो बोल ही ना सकते हो, हाँ ही हाँ बोलोगे। अब देखिए 5 तियो 15, 5 दूना 10, तो सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो आप कहोगे सर जी 2:1 है, नहीं सॉरी 2:3 है। अब सीपी और एसपी का रेशियो 2:3 है। 15 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 सेबों पर छूट, यानी 12 सेबों पर जो छूट है, 12 सेबों पर जो छूट है वो 4 सेबों पर लाभ। भैया एक सेब पर लाभ 1 रुपए का है, क्योंकि 2 रुपए का खरीद रहे हो, 3 रुपए का बेच रहे हो, 2 रुपए का खरीद रहे, 3 का बेच रहे, 2 का खरीद रहे, 3 का बेच रहे, सिंपल सी बात है 1 रुपए का हमारे पास क्या है लाभ है। तो 12 सेबों पर जो छूट है वो किसके बराबर? 4 सेबों पर लाभ, यानी 4 सेबों पर लाभ का मतलब हो गया 1। तो इसका मतलब अगर हम इसकी छूट देखेंगे तो आप कहोगे सर जी 1/3 की हो गई। बोलो हाँ या ना? छूट 1/3 की है। अब इस पे देखेंगे एमआरपी, चूंकि हमें छूट, देखिए लाभ प्रतिशत अगर हम यहां से देखें, लाभ परसेंट, इसको पहले निपटा ही लेते हैं। लाभ परसेंट अगर देखोगे तो 1/2 गुणे 100, ये हो जाएगा सीधा सीधा 50%, क्योंकि 2 रुपए 2 से 3 है, ये आप बिल्कुल बेसिक सी बात है, और इस पे आप 50%। अब इस पे देखते हैं, अब यहां से आपको एमआरपी भी निकालना होगा। एमआरपी क्या होगा कि आपको पता है वस्तु कितने की बेची गई थी? 3 रुपए की। छूट कितने की थी? 1/3 की। तो 3 3 9 और 1 10/3। और अगर छूट परसेंट जब देखोगे तो छूट कितने की? 1/3 की। छूट कितने की है? 1/3 की। अब 1/3 और बटे में एमआरपी होगा, तो बटे में एमआरपी मतलब सीधा सीधा लिख देते हैं 3/10 और गुणे में 100%, बस यही छूट है। अब जरा देखिए 3 से 3 कैंसिल, 10 दशामन, यानी छूट हो जाएगी 10% की। अब जरा देखिए इसमें लाभ कितने परसेंट का है? 50%। छूट कितने परसेंट? 10%। दोनों का अंतर, तो 50 से 10 घटाओगे आंसर हो जाएगा 40 का। अगला सवाल, मेरे ख्याल से ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा होता तो तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसने हानि पर बेचा गया था? बेटा आपको पता है कि कुछ समान की बात कहा था उसने, प्रत्येक टीवी का समान मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। भैया विक्रय मूल्य बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों को उसने विक्रय मूल्य बराबर हो गया, यानी SP1 बराबर SP2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक टीवी को उसने 20% की हानि पर बेचा है। 20% हानि का मतलब हो गया कि एक को 20% हानि, 20% हानि का मतलब उसने 80% पर बेचा है, यानी इसको उसने बेच दिया है 80% पर, इसको उसने बेच दिया है 80% पर, इसको उसने बेच दिया है
80% पर, इसको उसने बेच दिया 80% पर क्योंकि हानि पर है। और एक को उसने दूसरे को कितने परसेंट, नहीं, एक को उसने 20% और दूसरे को 10% लाभ पर, यानी इसको उसने बेच दिया है 10% लाभ पर। बेटा एक बात आपको बता दें, फिर ये SP1 SP2 नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमने, फिर ये बनेगा CP1, ये बनेगा CP, क्योंकि अब ये SP बन जाएगा क्योंकि क्रय मूल्य का 80%, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 110%, ठीक है, CP1 CP2। अब ये दोनों मिलाकर, चूंकि पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा यानी SP हो गया, पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा यानी SP हो गया, क्योंकि पहली वस्तु को उसने 80% पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को 110% पर बेच दिया, यानी दोनों ही बार बेचा गया और दोनों का बराबर हो गया, यानी अब ये आपका कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब हो जाएगा CP1 रेशियो CP2 बराबर हो जाएगा 11:8। अब आपको सर जी फिर आगे क्या करें, तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस सवाल हल कर देना है। अब आपको पता है 11 और 8 टोटल वैल्यू कितनी होगी, 20, और 20 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2280, 2280 बेच दिया। तो उसने हानि पर बेचे गए टीवी का मूल्य, हानि पर भैया कौन बेचा जाएगा, हमेशा याद रखना, जब लाभ की बात हो तो छोटी वाली और हानि हो तो यानी बड़े वाली, यानी हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, और 11 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, एक मिनट, इसमें क्योंकि सभी ऑप्शन में लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। 11 और 8 20, वैसे किया तो सही है, देखिएगा कह रहा है इसमें खरीदे, एक को उसने 20% की हानि पर बेचा, 20% हानि का मतलब होगा उसने 80% पर बेचा है, और दूसरे को उसने 10% के लाभ पर बेचा, बिल्कुल सही बात है, यानी 110% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टीवी को, यदि उसने टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको उसने हानि पर बेचा था, यानी उस जिसको हानि पर बेचा था, यानी हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आंसर तो फिर यही होगा, क्योंकि 11 का भाग इसमें ही जा रहा है, लेकिन इसको देखते हैं, कुछ गड़बड़ 2280 होगा ना। अरे भाई 11 8 19 होते हैं, अरे बच्चे तुम लोग यार बोलते नहीं हो, बोल दिया करो यार, कोई नहीं कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई नहीं, ठीक है। 11 और 8 बेटा हो गए 19, और 19 की वैल्यू जो है वो 2280। अब जैसे डिवाइड करें, 19 एकन 19, 19 एकन 19, 19 दूना 38, और 11 की वैल्यू निकालें, 11 में गुणा 12 करेंगे 1320। और वैसे भी आप पता है इसको देखते ही आंसर मार सकते थे, पता है कैसे, क्योंकि आपको पता है जिसे हानि पर बेचा, हानि पर बेचा, इसका मतलब हो जाएगा कि लाभ 110%, यानी 11 की जो भी वैल्यू होगी वो 11 का भाग जाएगा। आपको पता है 11 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा है, 11 का भाग 144 में जाता नहीं है, 11 का भाग 138 में जाता ही नहीं है, केवल यही आंसर है। इतने आसान ऑप्शन है कि एग्जाम में कुछ भी नहीं करना था, सीधा 11 का भाग देगा, एक ही ऑप्शन उड़ा दिया, खेल खत्म, ठीक है। हाँ, 9वां, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के अच्छा सवाल है भाई। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 25% को लाभ पर बेचा, जबकि दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेची, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत, भाई गजब का सवाल है भाई, आप लोग समझ सकते हो। यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। आप कहोगे यही तो बात थी ना, कि उसने पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो 1:1 बनेगा। अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर 25% लाभ पर, यानी 25% लाभ, अगर हम इसमें देखें कि अगर हम इन दोनों को 125 लिख लेते हैं, क्योंकि 25% लाभ है, तो इसका मतलब इसे भी 125 करे ले रहे और इसे भी 125 करे ले रहे, क्योंकि जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर, हमारी मर्जी, हम एक एक लिख लें, दो लिख लें, आपकी जो मर्जी वो लिख लो। आपको कोई सर जी आपने 125 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 125% की वैल्यू 125 हो जाएगी, तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु जब 125 में बेची जा रही है तो 25% लाभ है, इसका मतलब वो वस्तु खरीदी कितने में गई होगी, 100 रुपए की। अब जरा देखिएगा आगे वो कह रहा है और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यानी इसका मतलब हो गया इसका
12% हानि पर बेचा जा रहा है। तो यानी इसका 12% बेटा निकालेंगे तो आपको पता है 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30, 12 3 15 और परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यानी 125 रुपए वाली वस्तु को 15 रुपए हानि में बेचा जा रहा है, यानी 110 रुपए में। अब हम टोटल सीपी देखेंगे और एसपी देखेंगे, काम कराएंगे। टोटल सीपी देखिए, इसने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और फिर 125, तो कुल सीपी हो जाएगा 225। कुल सीपी कितना हो जाएगा? 225। अब एसपी देखिए, 125 और 110 235। 235। अब जरा देखिएगा, यानी 10 रुपए का लाभ है सीधे सीधे, और बटे में 225 और गुणे में 100, बटे में 225 और गुणे में 100, बटे में 225। जरा देखिएगा, बटे में 45, यानी कि नहीं 9, अगर हम 9 सभी में 9 है तो कोई फायदा ही नहीं। अब जरा देखिए 25 काटिए, 25 नेमा 225, 25 चौकू 100, 4 दशामन 40, यानी 40/9%। और आपको पता है क्या था? सीपी एसपी ज्यादा है, लाभ है, यानी यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बेटा 10वां क्वेश्चन है, आप लोग इसे होमवर्क में लाइएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, गलत बात है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं लिखे तो लिख दिया करो ना। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, अगर आपको शर्म लग रही है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे लिख दिया करो कि सर जी ये सवाल नहीं समझ में आया, हम आपको इसको शॉर्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन गलत बात है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपकी बार वर्दी आपके नाम होगी। यही मेरा आशीर्वाद है, दुआ है। जय हिंद।